सुहाना और काकी को अचानक कमरे में देखकर कुसुम के होश उड़ गए। उसने मन ही मन सोचा, मर गई, अब इन दोनों से मैं क्या बोलूंगी। सुहाना ने चौंकते हुए कहा, अरे कुसुम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? इससे पहले कुसुम कुछ बोल पाती, काकी ने तुरंत पूछा, कुसुम तुम कमरे में कैसे आई? तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? कुसुम घबराते हुए सोचने लगी, ये काकी तो बड़ी तेज हैं, अब इसको क्या जवाब दूं? वहाँ पंडित जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं यहाँ फंस गई। काकी कुसुम को शक भरी नजरों से घूरते हुए बोली, तुम हमारे पीठ पीछे कुछ कर तो नहीं रही ना? काकी की बात सुनकर कुसुम हकलाते हुए बोली, काकी आप ये कैसी बात कर रही हैं? भला मैं क्यों करूँगी ऐसा? तभी सुहाना ने कुसुम के पास जाकर कहा, अच्छा अब बताओ क्या हुआ, सब ठीक है ना? इस पर कुसुम ने कहा, नहीं सुहाना, आदित्य की तबीयत फिर से खराब होने लगी है। सुहाना कुसुम की बात सुनकर घबरा गई। उसने पूछा, ऐसे कैसे खराब हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तक तो ठीक था। ये सुन कुसुम ने हड़बड़ाते हुए कहा, सुहाना मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हें समझाने का, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वो पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें आना पड़ेगा। काकी को कुसुम की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कुसुम को रोकते हुए कहा, लेकिन पंडित जी ने सुहाना को क्यों बुलाया है? वो तो इसे पसंद तक नहीं करते हैं। कुसुम से अब काकी और सुहाना के सवालों का सामना नहीं किया जा रहा था। उसने सुहाना का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुहाना तुम मेरे साथ अभी चलो, सारे सवालों के जवाब आदित्य के होश में आने के बाद दूंगी। काकी के एक और सवाल पूछने से पहले कुसुम सुहाना को लेकर वहाँ से निकल गई। काकी ने कुसुम को देखते हुए कहा, ये अंदर क्यों आई? नीचे भी तो रुक सकती थी। सुहाना बिना कोई सवाल जवाब किए कुसुम के पीछे पीछे जा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, कहीं आदित्य को फिर से वैसी घबराहट तो नहीं होने लगी। हे भगवान, बस आदित्य को कुछ ना हो। सुहाना के आगे चल रही कुसुम भी मन ही मन सोच रही थी, बस एक बार आदित्य ठीक हो जाए, फिर सुहाना का कोई परमानेंट इलाज करती हूँ। चलते चलते दोनों घर पहुँच गए। जैसे ही कुसुम ने चौखट पर पैर रखा, उसे आदित्य की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर पीछे आ रही सुहाना भी घबरा गई, लेकिन दोनों जैसे ही कमरे में पहुँची, पंडित जी ने तुरंत कहा, कुसुम कहाँ है वो? तभी पीछे से सुहाना ने कहा, क्या मांग रहे हैं आप पंडित जी? पंडित जी आदित्य को देखकर इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि सुहाना भी वहीं है। पंडित जी कुसुम को लेकर बाहर चले गए। बाहर आकर उन्होंने कहा, इस औरत को अपने साथ क्यों लेकर आई? इसके अशुभ कदम पड़ेंगे तो। कुसुम ने पंडित जी से कहा, अभी वक्त नहीं है पंडित जी इन सब बातों का, आप ये मिश्रण बनाइए, मैं आपको बाद में सब बताती हूँ। उधर कमरे में सुहाना खड़ी होकर आदित्य को ही देखे जा रही थी। उसकी हालत पहले से खराब थी। तभी कुसुम अंदर आई। कुसुम की आते ही सुहाना उसके गले लगकर रो पड़ी और कहने लगी, ये सब मेरी वजह से हुआ है कुसुम। आदित्य की इस हालत के जिम्मेदार केवल मैं ही हूँ, वो तो मेरी मदद कर रहा था। कुसुम ने सुहाना को खुद से दूर करते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ, अब बस आदित्य ठीक हो जाए। इतना कहकर कुसुम अपनी भावनाओं को दबाते हुए कुछ सोचने लगी। थोड़ी ही देर में पंडित जी मिश्रण बनाकर ले आए, जिसमें सुहाना के बाल भी थे। कुसुम ने पंडित जी से कहा, पंडित जी इसका असर कब तक होगा? पंडित जी ने कुसुम के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान मिश्रण और आदित्य पर था। आदित्य बेड पर लेटे लेटे हाँफ रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। पंडित जी ने ध्यान से उसे वो मिश्रण पिलाया। मिश्रण के पीते ही आदित्य का हाँफना धीरे धीरे कम होने लगा, जिसे देखकर कुसुम के चेहरे पर उम्मीद छलकने लगी। लेकिन सुहाना का मन अब भी बेचैन था। जब तक आदित्य को होश नहीं आ जाता, सुहाना को चैन नहीं मिलता। तभी अचानक से कुसुम चीख पड़ी, आदित्य! ये सुनकर सुहाना ने आदित्य की ओर देखा कि आदित्य बेहोशी की हालत से धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। ये देखकर सुहाना के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तभी पंडित जी ने कहा, अब आदित्य खतरे से बाहर है, जल्द ही उसे होश आ जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर सुहाना के दिल को कुछ राहत मिली। कुसुम खुशी के मारे आदित्य के पास जाकर बैठ गई। आदित्य को पूरी तरह से होश नहीं आया था, लेकिन वो धीरे धीरे सबको देख रहा था। उसने जैसे ही सुहाना को देखा, सुहाना तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। अचानक सुहाना को बाहर जाते देख कुसुम उसके पीछे बाहर निकली। कुसुम ने सुहाना से कहा, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गई? सुहाना ने धीरे से कहा, कुसुम, मैं आदित्य को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं उससे नहीं मिलूंगी। तुम उसका ध्यान रखना। इतना कहकर सुहाना बिना मुड़े वहाँ से निकल गई। आदित्य के घर से निकलते ही सुहाना को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके सिर से किसी ने बोझ उतार कर रख दिया हो। उसने खुद से कहा, अब जाकर मुझे राहत मिली है। मेरी वजह से आदित्य की हालत खराब हुई थी।
अब जाकर वो ठीक हुआ है। तभी सुहाना चलते चलते अचानक रुक गई। उसने खुद से कहा, आदित्य तो ठीक हो गया है, लेकिन मुझे किशोर की फिक्र हो रही है। ना जाने क्यों मुझे उसके लिए इतना बुरा लग रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उसके पिता की मौत का कारण मैं ही हूँ। मुझे उससे मिलना चाहिए। बेचारा पिछली बार बहुत डरा हुआ था। पता नहीं उसके पास कोई होगा भी या नहीं इस वक्त। यही सब सोचते सोचते सुहाना किशोर के घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते भर सुहाना के मन में यही ख्याल था कि आखिर किशोर के पिता की मौत कैसे हुई और क्यों उनकी लाश को बीच मार्केट में छोड़ा गया था। इधर जहां सुहाना किशोर से मिलने उसके घर की तरफ जा रही थी, वहीं दूसरी ओर आदित्य के घर पर आदित्य को होश आ गया था। उसकी आंख खुलते ही सबसे पहले उसने कुसुम को देखा। आदित्य को देखकर कुसुम की आंखें भर आई। फिर आदित्य ने अपनी नजरें घुमाई और पंडित जी को अपने दाएं तरफ खड़े हुए देखा। उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी मैं वो। तभी पंडित जी ने कहा, बस आदित्य तुम अभी आराम करो, तुम अब बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। कुसुम इसका ध्यान रखो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से निकल गए। उनके निकलते ही कुसुम ने आदित्य से कहा, मैं तो घबरा ही गई थी आदित्य, भगवान का शुक्र है कि सब ठीक है। आदित्य ने कुसुम को देखकर कहा, अब मैं ठीक हो गया हूँ, मेरी फिक्र मत करो। आदित्य भले कुसुम से बात कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें किसी और को ढूंढ रही थी। तभी कुसुम ने आदित्य से पूछा, क्या हुआ आदित्य, कुछ चाहिए तुम्हें, कुछ ढूंढ रहे हो? आदित्य ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ, सुहाना कहाँ गई? सुहाना का नाम सुनकर कुसुम की आंखों में गुस्सा भर गया। वो अंदर ही अंदर जल उठी। इधर दूसरी तरफ सुहाना भी किशोर के पिता की दुकान के पास पहुंच गई थी। उसने देखा कि किशोर के पिता की दुकान बंद थी, लेकिन आस पड़ोस से पता करने पर उसे किशोर के घर का पता मिल गया। उसका घर साड़ी की दुकान के पीछे ही था। सुहाना ने उसके घर की डोरबेल बजाई। कुछ देर तक सुहाना वहीं खड़ी रही। 2 से 3 बार डोरबेल बजाने के बाद भी अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर सुहाना ने खुद से कहा, लगता है शायद किशोर सो रहा होगा, मैं बाद में आ जाती हूँ। इतना कहकर जैसे ही सुहाना वापस जाने के लिए मुड़ी, उसने सोचा, एक और बार ट्राई करके देखती हूँ, अगर दरवाजा खोला तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। सुहाना ने इस बार बाहर दरवाजे से ही खड़े होकर आवाज लगाई, किशोर, मैं सुहाना हूँ, तुम अंदर हो क्या? जैसे ही सुहाना ने ये कहा, अंदर से कुंडी खुलने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर सुहाना ने देखा कि दरवाजा बहुत धीरे धीरे खुल रहा था और तभी अंदर से किशोर बाहर आया। उसने जैसे ही सुहाना को देखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिसे देखकर सुहाना भी भावुक हो गई थी। सुहाना ने कहा, किशोर, इधर आओ मेरे पास। किशोर ने अपने आसपास देखा, लेकिन वो बाहर नहीं आया। उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में खौफ देखकर सुहाना को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। सुहाना ने फिर से कहा, किशोर, यहाँ कोई नहीं है, तुम बाहर आ सकते हो। किशोर ने सुहाना को देखते हुए कहा, नहीं दीदी, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप अंदर आ जाइए। इसके बाद सुहाना किशोर की बात मानते हुए घर के अंदर आई। घर में घुसते ही सुहाना हैरान हो गई। घर की सारी खिड़कियां और सारी लाइट बंद थी। सुहाना हैरान होते हुए किशोर से बोली, किशोर, तुमने सारी लाइट बंद क्यों की हैं? आखिर बात क्या है? किशोर ने सिसकते हुए कहा, दीदी, मुझे घर में अकेले बहुत डर लग रहा है। किशोर की मासूमियत देखकर सुहाना को एक पल के लिए अपनी बच्ची के बारे में याद आया। उसने मन ही मन सोचा, मेरी बच्ची भी ऐसे ही कहीं अकेले घबरा रही होगी मेरे बिना। तभी सुहाना अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली, किशोर, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते कहते सुहाना रो पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं हुआ है, कहीं पंडित जी सही तो नहीं थे, कहीं मैं सच में अशुभ तो नहीं। तभी अचानक किशोर जोर जोर से रोने लगा, दीदी, पापा। इधर सुहाना सहमे हुए किशोर को संभाल रही थी, तो दूसरी ओर कुसुम आदित्य की बातें सुनकर भिन्ना गई थी। उसने गुस्से में कहा, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें हो क्या गया है आदित्य? कुसुम, तुम बात को कहां से कहां जोड़ रही हो? मेरा सुहाना से मिलना बहुत जरूरी है, मुझे उससे मिलना ही होगा। ये सुनकर कुसुम ने झल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया ये सुहाना का खेल। कल मैंने घर पर शांति पूजा रखवाई है और कल से सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर कुसुम तमतमाती हुई वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से जाते ही आदित्य ने खुद से कहा,
आखिर ये सुहाना कहाँ गई? मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे वो यहीं पर थी। क्या सुहाना सच में यहाँ थी? एक तरफ आदित्य सुहाना के बारे में सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सुहाना किशोर को समझा रही थी। किशोर के घर पर सुहाना किशोर को संभालते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा किशोर, शांत हो जाओ। तभी किशोर ने धीरे से कहा, दीदी मैंने पापा को देखा था, वो वहाँ थे। किशोर की ये बात सुनकर सुहाना हैरान रह गई। उसने पूछा, देखा मतलब? कब देखा और कहाँ? किशोर ने एक बार फिर से अपने आसपास देखते हुए कहा, दीदी पापा रात को शहर जा रहे थे ऑर्डर पूरा करने, लेकिन वो ऑर्डर देने वाली दुकान का पता जिस पर्ची में लिखा था वो पर्ची घर पर ही भूल गए थे। जब मैंने देखा कि पापा पर्ची घर पर ही भूल गए हैं तो मैं उसे लेकर उनके पीछे गया था, लेकिन जैसे ही मैं जंगल पहुंचा तो। इतना कहने के बाद किशोर की बात उसके गले में ही अटक गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और होठ कांपने लगे। ये देखकर सुहाना ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, किशोर क्या हुआ? तुमने वहाँ क्या देखा? किशोर ने सुहाना को देखते हुए कहा, मैंने वहाँ देखा कि पापा हवा में उड़ रहे थे। उनके गले के चारों ओर एक लंबी चोटी लिपटी हुई थी और फिर एक बहुत डरावनी औरत अपनी लंबी चोटी से उन्हें जमीन पर पटक रही थी। ये सुनकर सुहाना के होश उड़ गए थे। उसने मन ही मन सोचा, डरावनी औरत, लंबी चोटी, कहीं वो। तभी किशोर ने आगे कहा, उस औरत की हंसी बहुत भयानक थी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैं अब भी सोचकर ही सहम जाता हूँ। उस औरत की आंखें लाल थी और उसने एक काली साड़ी पहनी हुई थी। पापा हवा में छटपटा रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने हिलना बंद कर दिया और फिर उस औरत ने। इतना कहकर किशोर चुप हो गया। सुहाना किशोर की बात सुनकर बौखला गई थी। उसे पता था कि किशोर किस की बात कर रहा है। सुहाना ने कहा, तुमने ये सब कैसे देखा? किशोर ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं झाड़ियों के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था दीदी, और फिर उस औरत ने पापा का। इससे पहले किशोर आगे कुछ और भी बताता, सुहाना ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसने कहा, अब आगे तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है किशोर, तुम इसे एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करो। फिर सुहाना ने किशोर को देखते हुए कहा, किशोर तुम्हें डर लग रहा है तो आज रात तुम मेरे घर चलो। सुहाना की बात सुनकर किशोर का दिल दहल उठा। वो अपनी जगह से पीछे हटते हुए बोला, नहीं मैं यही ठीक हूँ। ये देखकर सुहाना को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, मेरे कमरे में तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। सुहाना की इस बात पर किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी को समझते हुए सुहाना वहाँ से जाने लगी कि तभी उसे किशोर ने रोक लिया और उसने धीरे से कहा, दीदी मुझे पता है पापा को किसने मारा है। सुहाना किशोर की ये बात सुनकर हैरान रह गई। उसने डरते हुए किशोर की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने उस औरत का चेहरा देखा था? किशोर ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये देखकर सुहाना ने हकलाते हुए कहा, कौन थी वो? कैसी दिखती थी? सुहाना ने मन ही मन घबराते हुए सोचा, कहीं ये वही हवेली वाली डायन तो नहीं थी। तभी किशोर ने कहा, दीदी आप भी उन्हें जानती हो? ये सुनकर सुहाना चौंक गई। उसने तुरंत कहा, मैं जानती हूँ? ये तुम क्या कह रहे हो किशोर? सुहाना को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर किशोर किसकी बात कर रहा था। सुहाना पुतुलबाड़ी में कुसुम के अलावा किसी को भी नहीं जानती थी। उसने मन ही मन कहा, ये कैसे हो सकता है? लगता है किशोर का डर ये सब उससे कहलवा रहा है। सुहाना ने खुद को शांत करते हुए कहा, देखो किशोर, लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। इस पर किशोर ने तुरंत कहा, दीदी उसने मेरे पापा को मारा है, मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती। अच्छा तो बताओ फिर कौन थी वो? सुहाना ने पूछा। तभी किशोर ने हल्की आवाज में सुहाना के पास जाकर बोला, दीदी वो जो आपके साथ काकी रहती है ना, उसी ने मारा था मेरे पापा को। किशोर की ये बात सुनकर सुहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो 2 कदम पीछे हट गई। आखिर किशोर ने काकी का नाम क्यों लिया? क्या काकी ने ही किशोर के पिता का खून किया है? और अगर काकी ने नहीं तो किसने किया किशोर के पिता का खून? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।